तो सीधे आप लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के, क्योंकि हम स्यूडो फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, लिफ्ट के अंदर बैठ के आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वॉल का नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन बनाओ और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दो। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि एनएलएम को अगर हमें अप्लाई करना है किसके अंदर, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर, तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ के इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 3 kg का ब्लॉक है। अच्छा, जब आप लिफ्ट में खुद बैठ जाओगे तो आपको ब्लॉक कैसे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। यानी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं बोलूं तो ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब बस मुझे एफपीडी बनाना है, तो सबसे पहले एमजी लगा देते हैं 30 न्यूटन। फिर आप देखोगे कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ है, वॉल के ऊपर कॉन्टैक्ट है वो इधर फोर्स लगा सकता है नॉर्मल ड्यू टू वॉल, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट है वो ऊपर लगा सकता है नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। अच्छा, लिफ्ट के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अगर मैं ले लूं तो 10 cos 37 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट की तरफ है और 10 sin 37 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। अब क्योंकि हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं तो मुझे स्यूडो फोर्स लगाना होगा। स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है और मास से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो राइट की तरफ एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में, और कितना लगेगा 8 इंटू 3 24 न्यूटन। ये तो लग जाएगा भाई कहाँ, लेफ्ट में। और जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है उसकी वजह से कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि ऑपोजिट लगता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू 3 यानी कि 18 न्यूटन। अब ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में दिख रहा है तो एक्स में नेट फोर्स को 0 अगर मैं कर दूं तो देखो लेफ्ट में लगने वाला 24 न्यूटन ये इक्वल होना चाहिए राइट में लगने वाला नॉर्मल ड्यू टू वॉल। तो नॉर्मल ड्यू टू वॉल की वैल्यू आपके पास आ गई 24 न्यूटन। सिमिलरली मैं अगर वाई में फोर्सेस को बैलेंस कर दूं तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड ये इक्वल हो जाना चाहिए 30 प्लस 18 न्यूटन यानी कि 48 न्यूटन। आई होप सभी को क्लियर हो गया हो, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कई लोग रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, पर जो अगला वाला होने वाला है बेटर होगा कि आप सॉल्व करो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी काम आएगा हमारे। तो ये एंगल मुझे दिया गया है थीटा और ये मास है स्मॉल m, वेज को एक्सेलरेट किया जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट जो छोटा सा ब्लॉक है m is at rest with respect to wedge। समझ आ रही है ना बात। अगर हम पत्थर को वेज के ऊपर रखेंगे और एज इट इज छोड़ दें तो आपको पता है कि वेज लेफ्ट में स्लाइड करेगा, ब्लॉक राइट में स्लाइड करेगा, नीचे स्लाइड करेगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस वेज को कितना एक्सेलरेशन में दे दूं ताकि ये जो m मास का ब्लॉक है वो इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो क्योंकि उन लोगों ने कंडीशन दे दी है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो बेटर होगा कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं किसके रिस्पेक्ट में, वेज के ही रिस्पेक्ट में। जरा जल्दी से एक वेज के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्योंकि आप वेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हो यानी कि आप वेज के ऊपर बैठे हुए हो, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, देखो। तो एफबीडी बनाने के लिए हमें पता है ये आपका एम मास है, इसका एफबीडी आपको बनाना है। सबसे पहले हम एक्सेस बनाते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, अलोंग द इंक्लाइन हो गया और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो गया। एंगल बना लेते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, एक छोड़ के एक थीटा हो जाता है।
बस अब मैं क्या करूंगा, मैं फोर्सेस बनाऊंगा। तो देखो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, तो मैं बनाता एक mg और एक बनाता मैं नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स तो बनाता नहीं मैं। लेकिन क्योंकि वेज एक्सिलेटेड है तो ग्राउंड से देखने पे छोटा m भी एक्सिलेटेड दिखता। पर मैं अब FBD बना रहा हूं इस वेज के ऊपर बैठ के। अगर आप इस वेज के ऊपर बैठ के फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। और स्यूडो फोर्स कितना होगा? स्यूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम यानी कि a, और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन ये है, यानी यहां पे लग रहा होगा ma। बात समझ आई क्या? अच्छा, अब अगली चीज आती है कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक स्लाइड किधर कर सकता है। अगर आप वेज पे बैठे हो तो ये किधर फिसल सकता है? ऑब्वियसली ये अलोंग द इंक्लाइन ही स्लाइड कर सकता है, यही तो एक टेंडेंसी पॉसिबल है। अगर मैं वेज के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरे लिए वेज तो रुका हुआ हो गया, तो ये पत्थर मुझे फिसलता हुआ सिर्फ नीचे दिख सकता है। पर उन्होंने कहा है कि ये पत्थर रेस्ट पे रहना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट तो अलोंग द इंक्लाइन आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है अलोंग द इंक्लाइन से। mg का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, mg sin थीटा। ma का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ma cos थीटा। अगर इसे नेट फोर्स 0 करना है अलोंग द इंक्लाइन तो मैं कह सकता हूं ma cos थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाना चाहिए mg sin थीटा के मैग्नीट्यूड के, और a की वैल्यू मुझे मिल जाती है क्या? g tan थीटा। यानी कि अगर आप अपने वेज को एक्सेलरेशन दे देते हो g tan थीटा तो ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहने वाला है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई है? अब आप इसे रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो, पर ठीक है, आपको लॉजिक भी याद रखना है। रिजल्ट याद रखो, बहुत अच्छी बात है, अगर याद रखते हो तो काम आएगा। पर लॉजिक मैंने किस तरह से सॉल्व किया ये भी आपको याद रखना ही होगा। बात समझ आई? ठीक है भाई, चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन भाई अब थोड़ा मुश्किल तो करना पड़ेगा। तो इसका नाम है B, इसका नाम है A। मास ऑफ A है हमारा 2 kg, मास ऑफ B है आपका 3 kg, और लिफ्ट जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रही है g/2 एक्सेलरेशन से। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B with respect to the lift। तो क्योंकि क्वेश्चन में सीधे ही बोल दिया है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताना है, तो बेटर क्या होगा कि मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही एफबीडी बनाऊं, और क्योंकि लिफ्ट एक्सीलरेटेड है तो मुझे स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। प्लीज सभी लोग, जैसे मैंने बताया है, लिफ्ट के अंदर बैठ के आराम से एफबीडी बनाओ, इक्वेशंस लिखो और सॉल्व करो, ठीक है।
तो हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं जाके कहाँ बैठ जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊंगा। ये मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया और मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ए और बी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ऑब्वियसली मुझे एक्सेलरेशन अज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ए जो है ऊपर जा रहा है ए से, ये सब कुछ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही मान रहा हूं। अच्छा, ए अगर ऊपर जा रहा है ए से तो बी नीचे जाएगा कितने से। अगर हमें ये डायरेक्टली नहीं आता तो हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से अब तक सीख जाना चाहिए हमें। इस पे टी मानू तो इस पे क्या है, t/2। तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी, ये होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू t/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी मेरे को कितना मिल गया, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। अरे भाई बात समझ आई क्या। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे a मान रहा हूँ और यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, 2a। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने डायरेक्टली हवा में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लिया, सीधे a इंटू टी बराबर कर दिया t/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ b आ गया 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a। ये चीज मैंने लिखी है किससे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। समझ आई बात। बस अब बना देते हैं FBD। तो A का मास आपको क्या बताया गया मेरे भाई, A का मास 2 kg तो mg उस पे 20, B का मास 3 kg तो mg उस पे 30। A पे टेंशन ऊपर लग रहा है T, B पे टेंशन ऊपर लग रहा है t/2। इसका एक्सेलरेशन नीचे 2a, इसका एक्सेलरेशन ऊपर a। इक्वेशन लिखना बच्चों का काम है, t माइनस 20 ये होना चाहिए 2a, और 30 माइनस t/2 ये होना चाहिए मास यानी 3 इंटू 2a। अरे भाई समझ आएगा नहीं। तो पहली इक्वेशन है t माइनस 20 बराबर 2a। दूसरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो आ गई है 60 माइनस 2t, सॉरी 60 माइनस t। मिट जाओ, अरे मिट जाओ। 60 माइनस t ये हो जाना चाहिए हमारा 12a। दोनों को जोड़ देते हैं भाई, 40 बराबर आ गया 14a। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या है, इसका डबल यानी 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यहां तक समझ आया क्या। ये सारी चीजें, ये सारी राम कथा मैंने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में की थी। किसी को कोई कष्ट इसमें, कोई दुख या समस्या है तो यही समय है बोलने का। अरे बोलो भाई। अब सब कुछ आसान है, अब सब कुछ आसान है। या तो आप वर्बली कर सकते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो निकालना है, ऐसा नहीं है कि फिर से पूरा सॉल्व करेंगे, पागल नहीं है हम, ठीक है ना। हमेशा हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो या तो आपको वर्बली दिख जाएगा कि सोचो ए ऊपर जा रहा है 20/7 से, पर लिफ्ट के साथ नीचे भी तो आ रहा है g/2 से। अरे यार मैंने इसमें स्यूडो फोर्स नहीं लगाया, ये भगवान कोई बता भी नहीं रहा है। पूरा सॉल्व भी कर दिया। अरे स्यूडो फोर्स लगाना तो भूल ही गए बातों में, भावनाओं में बह गए हम भी यार, तुम भी। देखो 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 देखो, कोई बात नहीं, ज्यादा कचरा नहीं हुआ है। आ जाते हैं वापस। एक स्यूडो फोर्स तो लगाना है ना भाई, वो तो जरूरी है ही। तो कहां लगेगा स्यूडो फोर्स, g/2 एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे है, तो g/2 भाई कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इस पे लगेगा m इंटू g/2। इसका मास 2 kg है तो 2g/2 ऊपर लगेगा, और इसका मास 3 kg है तो इस पे ऊपर लगेगा 3g/2। अच्छा दोनों पे ऊपर लगेगा, ये समझ आता है ना, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है तो दोनों पे एक्सेलरेशन ऊपर ही आने वाला है। तो ये हमने फोर्स लगा दिया, स्यूडो फोर्स लगा दिया। अब मैं लिख लेता हूं इक्वेशन। तो ये कितना हो रहा है देखो, ये हो रहा है 10, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऊपर की इसका एक्सेलरेशन ऊपर माना है, तो t + 10 - 20 ये होना चाहिए 2a। और इसके लिए क्या लिखेंगे, 30 - t/2 - 15 ये होना चाहिए 3 इंटू 2a। ये बनेगी इक्वेशन, यानी कि t - 10 ये होना चाहिए 2a। ये पहली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 30 - t ये होना चाहिए 12a। ये है दूसरी इक्वेशन।
आई होप अब मैं सही कर रहा हूँ, अगर कहीं पे भी लग रहा हो कि मैं गलत कर रहा हूँ तो कृपया बता दें। दोनों को जोड़ते ही मुझे क्या मिल जाएगा, 20 बराबर 14a, और a मुझे मिल जाएगा 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि होगा एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे अब सही है क्या? अरे अब सही किया है क्या मैंने? ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, ऐसी गलती मत करना जैसी मैंने कर दी भाई, स्यूडो फोर्स तो लगेगी। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है, तो या तो सीधा ऐसा सोचो कि ए ऊपर जा रहा है 10/7 से, पर लिफ्ट के साथ नीचे भी आ रहा है g/2 से, तो इफेक्टिवली दोनों को क्या करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐसा सोच के देखो कि ऊपर जा रहा है 10/7 से, नीचे आ रहा है g/2 से, ऐड या सब्ट्रैक्ट, भाई सब्ट्रैक्ट। बी नीचे आ रहा है 20/7 से, और लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा है g/2 से भी, तो दोनों को क्या करना होगा, ऐड। ये तो हो गया दिमाग वाला तरीका। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ऊपर की डायरेक्शन को मान लो जे कैप। ध्यान से देखना, अब कुछ गलत नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आपको दिया है g/2 माइनस जे कैप, नीचे की तरफ। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अभी आपने निकाला, वो आया है ऊपर की तरफ 10/7, यानी 10/7 जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, 20/7 माइनस जे कैप। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ फॉर्मूले लगा दूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे होता है कि नहीं, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो 10/7 जे कैप, ये इक्वल होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस g/2 माइनस जे कैप। अरे समझ आई क्या बात? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको सिंपली कितना मिल जाएगा मेरे भाई, वो मिल जाएगा 10/7 माइनस 5, ये मिल जाएगा जे कैप। समझ आया? सिमिलरली मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें दिया हुआ है 20/7 माइनस जे कैप, ये होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस g/2 माइनस जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको कितना मिल गया, वो मिल गया 20/7, g/2 होता है 5 माइनस जे कैप। क्या क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछे, बताओ भाई। कोई समस्या किसी को? रिलेटिव मोशन यूज किया था यहाँ पे, कोई डाउट, कोई दुख, कोई कष्ट किसी को? क्या एक और सवाल करना चाहिए ऐसा? अरे बोलो भाई, थोड़ा सा मुश्किल या एकदम ऐसा, थोड़ा सा मुश्किल या एकदम। बेटा पेंडुलम के लिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए होता है ना, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो नहीं दूंगा मैं। इंक्लाइन प्लेन ले लें क्या, इंक्लाइन प्लेन ले लें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ले लें? चलो, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, आराम से करना, सही होना चाहिए, ये नहीं कि मुश्किल देके खुद ही सोचने लग जाओ अरे बड़ा मुश्किल है यार ये तो, बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ये 37 डिग्री, 53 डिग्री, पुली वुली भी टेढ़ी मेढ़ी लगा दें क्या? सब अपने घर की खेती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से। ये लो, ये ले लो भाई, तो ये है बी, ये है ए, और लिफ्ट ऊपर जा रही है g/2 से। मास ऑफ ए ले लेता हूं मैं 2 kg, मास ऑफ बी ले लेता हूं मैं 3 kg। तो आपको बताना है एक्सिलरेशन ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ध्यान से एफबीडी बनाओ, फटाफट से आंसर दो।
चलो, आई होप सबने इक्वेशंस तो बना ली होंगी। शुरू करूं मैं या टाइम चाहिए, बताओ जल्दी। सबने इक्वेशंस बना लिए? ठीक है, 2 मिनट का टाइम चाहिए, कोई मांग रहा है? बिल्कुल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए के ऊपर मैं mg लगा दूंगा जो कि 20 है, बी के ऊपर भी mg लगा दूंगा मैं जो कि 30 है। ठीक है ना? अच्छा, कहीं पे टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ मैंने टी मान लिया तो यहाँ पे आ गया 2t। इसका एक्सीलरेशन ऊपर मान लो a है, तो इसका कितना होगा ये मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से तुरंत बता सकता हूँ। 2t इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a, ये हो जाना चाहिए t इंटू एक्सीलरेशन ऑफ b। तो एक्सीलरेशन ऑफ b होना चाहिए 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ a। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2a। समझ आई क्या बात? बस अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। एक मैंने mg लगा दिया है, नॉर्मल लगेंगे उनका कोई यूज आता नहीं है, हमें सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन से मतलब है। और मुझे स्यूडो फोर्स लगाना है, ये नहीं भूलना है। दोनों पे नीचे लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो mg/2 नीचे लगेगा, यानी 2 इंटू g/2 कितना हो गया भाई, g यानी कि 10। 3 इंटू g/2 यानी कि कितना हो गया, 15। इन दोनों के कंपोनेंट्स डाउन द इंक्लाइन अगर मैं लेता हूं तो हमें पता है अलोंग द इंक्लाइन हमेशा साइन थीटा आता है। टोटल फोर्स नीचे 30 है तो यहां आ जाएगा 30 साइन 37। सिमिलरली यहां पे टोटल फोर्स 45 है तो 45 साइन 53 डिग्री। अब बस मुझे इक्वेशन लिखनी है। देखो ये अप द इंक्लाइन जा रहा है तो यानी 2t बड़ा होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 2t माइनस 30 साइन 37। ये हो जाना चाहिए मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इसका कितना है 2 kg इंटू एक्सिलरेशन a। सिमिलरली इसके लिए बनाया जाए, ये नीचे जा रहा है यानी 45 साइन 53 डिग्री माइनस ऊपर लगने वाला टेंशन, ये होना चाहिए मास ऑफ बी 3 kg इंटू 2a। अरे समझ आई क्या बात? यानी कि 2t माइनस 30 इंटू 3/5 है कि नहीं, 18। ये होना चाहिए 2a और 45 इंटू 4/5 यानी कि 36 माइनस टी, ये होना चाहिए 6 से। दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देता हूं उसके साथ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको यहां से मिल जाएगा 72 माइनस 18, ये हो जाना चाहिए 14a। समझ आई बात? a आपको कितना मिल गया भाई, 54 है ना, 54। तो ये आपको मिल जाएगा 54/7 सॉरी 14 यानी कि 27/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन ऑफ बी इसका डबल है। एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा कितना, 54/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई सही है क्या? कोई समस्या किसी को? चलो जिनको डाउट है उनको बता देते हैं। चलो और देख लेते हैं और क्या क्या होता है।
और आपसे पूछे जा सकते हैं स्ट्रिंग का क्वेश्चन, जैसे कि अभी श्रेष्ठ ने बोला, तो वो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। पर आपको उसमें एफबीडी सही से बनाना होगा। तो क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो एक लिफ्ट है, उसमें एक थ्रेड से एक ब्लॉक लटका हुआ है एम मास का, मैं ऐसा बोल देता हूं। अब अगर आप इसे रेस्ट पे रखोगे तो ऑब्वियसली थ्रेड कैसे रहेगा, वर्टिकल रहेगा। पर हमने क्या किया, इसे एक्सेलरेट करा दिया, कितने से, 3g/4 से, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली तो बताओ क्या होगा। हम सब ने ऐसा जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अगर आप बॉक्स को आगे की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो इस पत्थर पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। स्ट्रिंग टेढ़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको यही बताना है, पहली चीज आपको बतानी है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल। और आपको दूसरी चीज बतानी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बताओ भाई, लिफ्ट में बैठ जाओ और एफबीडी बना दो, हो जाएगा। हुआ तो मैं मान लूंगा कि स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी और कोई एंगल बनाने लग जाएगी थीटा। यही थीटा मुझे बताना है वर्टिकल के साथ कितना होगा। तो एफबीडी बनाओ तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा T, नीचे लगेगा एक mg, और क्योंकि मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा भाई, एक स्यूडो फोर्स। एक्सेलरेशन राइट में है तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। और कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू 3g/4। अरे है कि नहीं। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में हमसे पूछा गया है, तो देखो ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेटिंग एंगल थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा। अब बस मुझे नेट फोर्स x में और y में जीरो करना है। तो टेंशन का कंपोनेंट अगर मैं ले लेता हूं, देखो क्योंकि ये वाला फोर्स x में है, ये वाला फोर्स y में है, ये टेढ़ा है, तो इसके कंपोनेंट्स ले लो। इधर क्या आ जाएगा, t साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, t कॉस थीटा। x में अगर बैलेंस करें तो t साइन थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए 3mg/4, और y में अगर बैलेंस करें तो t कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए mg। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, tan थीटा
3/4 या थीटा बराबर 37 डिग्री। थीटा आपका 37 आ गया, उठा के यहां रख सकते हो। टेंशन आपको कितना मिल जाएगा, mg/cos 37। cos 37 की वैल्यू हो जाती है 4/5 यानी कि 5 mg/4। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कैसे किया मैंने क्वेश्चन सॉल्व? बस हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन का एफबीडी बनाना है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग के साथ टेंशन मानते हुए सिंपली एंगल निकाल देना है। क्लियर है? चलो, तो एक नई चीज आज पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स चलता रहेगा, ठीक है ना। नई चीज हमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अभी तक हम सारे क्वेश्चन स्ट्रिंग में कर रहे हैं। एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। आइडियल स्प्रिंग का मतलब हो जाता है सीधा सीधा मासलेस। अब स्प्रिंग मासलेस होती है, ठीक है ना। सिंबल आप सभी जानते हो स्प्रिंग कैसी दिखती है, ये सिंबल हो जाएगा स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग की क्या खास बात है? क्या स्प्रिंग पुश कर सकती है? हाँ। क्या स्प्रिंग पुल कर सकती है? हाँ। जबकि स्ट्रिंग सिर्फ क्या कर पा रही थी, पुल कर पा रही थी, वो पुश नहीं कर सकती थी। अब एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या हो जाता है? नेचुरल लेंथ का मीनिंग है स्प्रिंग की वो लेंथ जब वो अपने एंड्स पर कोई फोर्स क्रिएट नहीं कर रही होती, ठीक है ना। तो नेचुरल लेंथ वैसे तो क्लियर ही है हमें क्या होता है, ठीक है। तो द लेंथ at which spring has no tension, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसे। नॉर्मल जो इसकी लेंथ है उसी को आप बोलते हो नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो कि नेचुरल लेंथ थी L0, L0 इसकी लेंथ थी। आपने क्या किया, मान लो एक साइड से स्प्रिंग दीवार से बंधी हुई थी, आपने क्या किया, कोई फोर्स लगा के स्प्रिंग को नई लेंथ दे दी L, तो L हो गई है इसकी न्यू लेंथ। तो क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है? हाँ भाई, सबको पता है एक्सटेंशन आया है, लेंथ बढ़ गई है। मैंने इस तरफ से कोई फोर्स लगा रखा था F और मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहली चीज तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा, यानी कितने से इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है। तो x को सिंपली मैं कह सकता हूं L माइनस L0, यानी नई लेंथ माइनस पुरानी लेंथ, वही तो आपने बढ़ाई होगी। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ जाता है। स्प्रिंग के अंदर टेंशन आने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव वो महसूस कर रहा होता है। क्योंकि मुझे पता है कि स्प्रिंग मासलेस है, यानी कि फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग क्या होना चाहिए? स्प्रिंग के हर एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो मासलेस है। तो जस्ट जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो राइट में आपने लगाया है F, तो लेफ्ट में क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो लेफ्ट में स्प्रिंग को कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिसे मैं कह देता हूं Fs। तो Fs हो जाता है आपका क्या? स्प्रिंग फोर्स। अरे बात समझ आई क्या? Fs हो जाता है आपका स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, अब अगर इस पार्टिकल के जस्ट साइड वाले पार्टिकल का भी एफबीडी बनाया जाए, यानी जो यहां था, तो इस पार्टिकल को Fs से खींचा किसने होगा? स्प्रिंग फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर इसके पास वाले पार्टिकल ने। तो ये भी अपने पास वाले पार्टिकल पे इस तरफ क्या लगा रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये भी तो स्प्रिंग का पार्टिकल है, तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो यहां भी क्या लग जाता है? स्प्रिंग फोर्स। यानी कोई भी पार्टिकल आप स्प्रिंग के अंदर उठा लो, उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन टेंशन उसके अंदर आ जाएगा। इसके एफबीडी से मैं सीधा बता सकता हूं कि Fs क्या हो जाएगा? F, यानी स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगा रही होगी जितना कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो जो टर्म हम यूज करते हैं वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, और इसकी एक खास बात है, एक खास प्रॉपर्टी है स्प्रिंग फोर्स की, वो ये है कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स जहां पे आपका क्या है?
एक्स है आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। आपको एक चीज याद रखनी है कि स्प्रिंग की लेंथ अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा फोर्स लगाएगी कि उसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा सोच के देखो कि अगर ये हमारी स्प्रिंग है और मान लो मैंने दोनों तरफ से F से खींचा तो नेट फोर्स तो 0 है, पर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी ना वो दोनों तरफ अंदर की तरफ लगा रही होगी। सिमिलरली अगर मेरी ये स्प्रिंग है और मैंने इस तरफ से दो फोर्स लगा दिए, इस तरह से अंदर की तरफ दो फोर्स लगा दिए इसके ऊपर, तो इसकी लेंथ कम होना चाहेगी, तो ये खुद की लेंथ को बढ़ाने के लिए स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है वो ये है कि स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू स्टे एट नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ। जो भी स्प्रिंग होगी वो हमेशा ही नेचुरल लेंथ के अंदर रहना चाहती है, यानी वो नहीं चाहती कि उसकी लेंथ बढ़े या घटे। अच्छा, तो अब स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है और स्प्रिंग फोर्स को बोल दिया जाता है kx। के यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही आपको बताएगा कि आपकी स्प्रिंग कितनी मजबूत है। वेक्टर फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है F बराबर माइनस kx, जहां माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऐसा लगेगा कि वो घटा दे, अगर आप घटाने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऐसा लगेगा कि वो लेंथ को बढ़ा दे। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट आप देख सकते हो सीधे न्यूटन पर मीटर आ जाती है। अब क्या बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग हमने कई सारी देखी है, आपने पेन के अंदर स्प्रिंग देखी होगी, और एक आपने अगर बाइक देखी है आजकल आती है तो उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है जो, देखिए क्या सभी ने। तो पेन के अंदर एक स्प्रिंग है और एक जो बाइक के अंदर शॉक एब्जॉर्बर की जो स्प्रिंग लगी है, क्या दोनों सेम है? नहीं। आप पेन की जो स्प्रिंग है उसे बड़े मजे से खींच देते हो, पिचका देते हो, आपके जो मन में आता है कर सकते हो, पर वही चीज आप बाइक की स्प्रिंग के साथ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली ये बताता है कि अगर आपको स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर से बदलनी है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगी वो अपने शेप को उतना ही रिटेन करने की कोशिश करेगी। तो 1 मीटर की लेंथ चेंज करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो सीधे सीधे से किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको यह बताता है कि उस स्प्रिंग की अपने शेप को रिटेन करने की कैपेसिटी कितनी है या टेंडेंसी कितनी है। बात समझ आ रही है बात? तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्स जहां पे क्या है, एक्स है आपका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग या कंप्रेशन। अरे क्लियर है क्या सबको? बस। तो अगर मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछूं जो ये है कि छत से एक स्प्रिंग बंधी है और m मास का एक पत्थर लटका है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो आपको बताना है एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम। जब पत्थर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लटका होगा, तो स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी, तो वो कितनी खिंची होगी आपको यही बताना है। यहां पे जो सेटअप मैं यूज कर रहा हूं ना, इस पे भी ध्यान देना। मैं जानता हूं सब आंसर बता पाएंगे कई लोग, ठीक है, लेकिन इसे बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस। अब ये मुझे पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, पर पुराने जमाने में तो मैंने जरूर देखा है बचपन में। इस तरह की एक चीज आती है, एक बॉक्स जैसा रहता है, उस पे वेट की रीडिंग्स रहती हैं और अंदर उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जो हमें दिखती नहीं है। यहाँ पे एक हुक जैसा होता है, आप कोई भी चीज ला के उसके ऊपर लटका देते हो और आपको यहाँ पे रीडिंग पता लग जाती है कि कितने केजी की ऑब्जेक्ट आपने लटकाई है। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। अगर ये टर्म कोई यूज कर ले तो आपको समझ आना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस हम किसे कहते हैं। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो इस केस में कितना एक्सटेंशन होगा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। भाई नीचे क्या लगाऊंगा मैं, mg, ऊपर क्या लगाऊंगा मैं, स्प्रिंग का फोर्स। पत्थर अगर रुका हुआ है तो स्प्रिंग का फोर्स बराबर होना चाहिए mg,
स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के एक्स, एक्सटेंशन कितना आ गया, mg/k। अरे बहुत ही हलवा। स्प्रिंग का फोर्स बस आपको याद रखना है कितना होता है, के एक्स, उसको पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली मेजर क्या करता है, तो ये मेजर करता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही ये रीडिंग दे देगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आप लोग कर लो एक क्वेश्चन। तो एक टेबल है हमारे पास, उस पे दो पुली हैं, यही स्प्रिंग बैलेंस का डब्बा मैंने बीच में रख दिया, इसमें दो हुक थे, तो दोनों साइड से हमने रस्सी बांध दी है। यहाँ पत्थर 10 केजी का लटक रहा है, यहाँ भी पत्थर 10 केजी का लटक रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो आपको बताना है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा, बताइए। स्प्रिंग में कितना खिंचाव आ गया होगा। हाँ भाई, तो यही वो सवाल है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने इसे अर्ली स्टेजेस पे ही करा दिया। तो भारी मात्रा में लोगों का आंसर आएगा 2 मीटर, और उसका कारण ये है कि वो सोचेंगे भाई देखो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपको समझ आ रहा होगा। तो 10 केजी के पत्थर पे नीचे तो धरती माँ 100 लगा रही है, इधर भी 100 लगा रही है, तो इसके ऊपर यहाँ टेंशन मान लेते हैं टी और टी। तो भाई टी की वैल्यू तो हर आदमी बता सकता है कितना होगा, 100 न्यूटन, ये तो सबका सही होता है। अब गड़बड़ हम कहाँ कर देते हैं, स्प्रिंग में। आपको दिखता है कि यहां से लग रहा होगा 100 न्यूटन, यहां से लग रहा होगा 100 न्यूटन, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। तो अब आप सोचते हो कि भाई इधर का 100 न्यूटन बैलेंस करने के लिए 1 मीटर, इधर का 100 न्यूटन बैलेंस करने के लिए 1 मीटर, तो टोटल स्प्रिंग खिंच गई 2 मीटर। अरे नहीं, यही तो आपने पाप कर दिया। बात यह है कि स्प्रिंग की लेंथ मान लो कि एक्सटेंशन हुआ x, आप तो ये समझा करो स्प्रिंग की लेंथ टोटल बड़ी है x। अरे स्प्रिंग को थोड़ी पता है लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, उससे मतलब थोड़ी उसे, स्प्रिंग को तो ये पता है कि मेरी टोटल लेंथ भाई x से बढ़ गई। अगर उसकी लेंथ x से बढ़ गई तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, kx, यानी कि 100x। तो स्प्रिंग का फोर्स 100x है। अच्छा, अब हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट का एफपीडी बनाओ आप स्प्रिंग के, नेट फोर्स तो क्या होना चाहिए, 0, और स्प्रिंग फोर्स कितना है, 100x है। तो जस्ट इस पॉइंट का मैं एफपीडी बनाऊं, ऐसा सोचो कि स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना चाह रही है, घटना चाह रही है, बढ़ना चाह रही है। तो स्प्रिंग जो अपने कोनों पर फोर्स लगा रही होगी वो किस तरह से लगाएगी, इस तरह से, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और एक यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। तो अगर सिर्फ इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो यहां लग रहा है 100 न्यूटन और यहां लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। इसे अगर रेस्ट पे रहना है तो स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या हो जाना चाहिए, 100 न्यूटन, ये होना चाहिए 100x, x बराबर क्या आया भाई, 1 मीटर। अरे भाई बात समझ आ रही, अगर x 2 मीटर होता तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता ये बताओ, अगर x 2 मीटर होता तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता, 200। तो फिर इस पार्टिकल को आप रेस्ट पे कैसे रख पाते, लेफ्ट वाले पार्टिकल को रख पाते क्या, नहीं रख पाते। तो किसी भी एक कोने को आपने इक्विलिब्रियम में ला दिया, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। अरे याद रहेगा अब, ये नहीं कि लेफ्ट साइड अलग एक्सटेंशन, राइट साइड अलग एक्सटेंशन, समझ आ रही है बात। अरे 200 क्यों नहीं, फिर वही बात कर रहे हो यार, नहीं समझ आया, अच्छा ठीक है एक बार फिर बता देता हूँ, पर ये समझ आ जाना चाहिए था। आप बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको समझ नहीं
ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग का फोर्स हमें पता है कितना होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है भाई kx। तो अब बस आपको ये मानना है कि मान लिया कि हमारा ब्लॉक पीछे चला गया, कितना पीछे चला गया, x पीछे चला गया। अगर ये x पीछे गया है तो इसमें तो हुआ है एक्सटेंशन, और कितना एक्सटेंशन हुआ है, x। जबकि इन दोनों में हुआ है कंप्रेशन, और कितना कंप्रेशन हुआ है, x। उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब सोच के देखो, 4 kg के पत्थर पे सबसे पहले x में तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी में बैठ के देख रहे हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 5 4 20, तो 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। अब ऐसा सोचो, इस स्प्रिंग की लेंथ आपने बढ़ा दी है, तो ये फोर्स किधर लगा रही होगी, इसको आपने खींच दिया है लेफ्ट में, तो ये फोर्स किधर लगाएगी, अरे बोलो भाई, सो गए क्या, राइट में। और कितना होगा वो, 300x। अरे होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को आपने पिचका दिया है लेफ्ट में, तो ये भी धक्का मारेंगे किधर, राइट में। ये अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाहते हैं। आप हमेशा ऐसा सोच लिया करो, आप नेचुरल लेंथ बना लिया करो। ये नेचुरल लेंथ थी, अब आपने स्लाइड कर दिया लेफ्ट में, तो फोर्स किधर लगाएगा, राइट में। इनकी नेचुरल लेंथ यहां थी, आपने थोड़ा पिचका दिया, तो ये सब कहां फोर्स लगाएंगे, राइट में। तो यही लगेगा कितना, 100x, और यही लगेगा कितना, 200x। बात समझ आ रही है। तो मैं लिखूंगा 20 न्यूटन, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 600x के, और x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/30 मीटर। अरे भाई बात समझ आई क्या, 1/30 मीटर। अरे समझ आया। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि स्प्रिंग भाई खिंची है या फिर कंप्रेस हुई है। इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां हम इनको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। कैसी भी स्प्रिंग दी गई हो, टेढ़ी दी गई हो, मेढ़ी दी गई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम नेट स्प्रिंग इक्विवेलेंट निकाल के उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आज भाई यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है।